दोस्तों, आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव का शुरू करते हैं। और हमने डे 36 तक कवर किया था। डे 36 में मैंने आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाई, मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों का कवर करवाया और अब एंशियंट हिस्ट्री चल रही है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का ये टारगेट है कि आने वाले वन वीक में आप लोगों को विथ पी वाई क्यू सिलेबस को कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं अनदर सब्जेक्ट को उठाऊंगी। तो आप लोगों का काम क्या रहेगा? आप लोगों का काम रहेगा सिर्फ रिवीजन का। प्लीज़ वो करते रहना। ठीक है, और जितने भी बच्चे नए आए हैं वो पहले मेक श्योर कर लें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को डेली बेसिस पर यूपीएससी को डिकोड करके थीम वाइज, ठीक है, थीम वाइज इम्पॉर्टेंट चैप्टर और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए पीवाईक्यू को सॉल्व कराकर आप लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है। आप लोगों को दिखाया जाता है कि 80 और 20 फार्मूला किस तरह काम करता है। ठीक है, मतलब वो 80% सिलेबस जो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से क्वेश्चन आते हैं, तो उसी को पिकअप करके इस रणनीति यानी कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जा रहा है। तो ठीक है, मतलब आप लोगों को फिर अब सब्सक्राइब करना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों की गाइडेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग डेली बेसिस पर अपनी बातों को शुरू करके एक मैपिंग से रिलेटेड, ठीक है, मैपिंग से रिलेटेड और एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, और आज से अगर आप लोगों को मेरी कही हुई बात याद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लोगों के आज से कितने दिन बचे हैं। तो आज आप लोगों का मैपिंग का क्वेश्चन है मिडिल एशिया। देखो, मिडिल एशिया 2025 से, ठीक है, 2026 तक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ठीक है, अब मिडिल एशिया में आप लोगों को 3-4 टॉपिक हैं कवर करने हैं, लेकिन आज के लिए आप मेडिटेरियन सी को कवर करो। ठीक है, मेडिटेरियन सी को कवर करोगे। इससे रिलेटेड बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को देखोगे। ठीक है, इससे रिलेटेड बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को देखोगे। मेडिटेरियन सी की अपनी एक कुछ स्पेशलिटीज़ है, उसको कवर करोगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर चाहो तो इज़राइल के बारे में भी पढ़ लेना, इज़राइल के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि इज़राइल भी पिछले 1 से 1.5 साल में कंटिन्यू न्यूज़ में रहा है। तो इज़राइल को प्लीज़ हल्के में मत लेना। जो बच्चे 2025 में प्रीलिम्स देने जा रहे थे उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट था, लेकिन 2025 में तो प्रीलिम्स में इज़राइल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, पर 2026 में पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आप लोग अवेयर रहिएगा इस टॉपिक के लिए। उसके बाद रहा करंट अफेयर्स का टॉपिक। तो करंट अफेयर्स में आप लोगों को आज ग्रीन हाइड्रोजन को कवर करना है। ठीक, ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर जितने भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों को कवर करना है। ठीक है, उसके बाद बायो हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन उसी को बोलते हैं, आप लोग को कवर करना है, क्योंकि भारत सरकार का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यानी कि नेट ज़ीरो 2070 तक का जो टारगेट है, ठीक, उसको कंप्लीट करने का टॉपिक ये बन सकता है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को अब इतनी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी। अब हम लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए, मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि मतलब इस इमेज तक आप लोगों को कवर करवाया था और कहा था कि इस इमेज को मैं नेक्स्ट डे पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो इस इमेज को फिर से आई होप मैं नए दिन की शुरुआत में आप लोगों को फिर से एक बार रिवीजन करवा दूंगी, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। देखो, हमने विश्व की जब प्रमुख सभ्यता पढ़ी थी तो हम लोग मेसोपोटामिया की जो पढ़े थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता में हम लोगों ने पढ़ा था कि 4000 से 3500 ईस्वा पूर्व में है। और ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ईरान, सीरिया और कुवैत, इन सब में है। ठीक है, मतलब ईरान में ही बेसिकली ये फैली हुई है और चार जो ये राज्य हैं उनमें उसका विस्तार हुआ है। ठीक है, ईरान में ही 2 नदियाँ हैं, दजला और फरात। ठीक है, दजला और फरात, इन 2 नदियों के मध्य में ये पाई जाती है। कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। दजला फरात को ही टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियाँ बोलते हैं। ठीक है, फिर इस सभ्यता का उद्गम स्थल मुख्य रूप से ईरान माना जाता है। अपनी लिपि और देवताओं, महिलाओं पर विचार वाली संस्कृतियों का विविध संग्रह माना जाता है। ठीक है, अत्यधिक सम्मानित शिक्षा प्रणाली यहाँ पर हुई।
पुरुष और महिला दोनों विविध व्यवसायों में शामिल थे। ठीक है, विविध व्यवसाय कौन कौन से थे? कृषि के साथ साथ मुंशी, चिकित्सक, कारीगर, बुनकर, कुम्हार, ये सब। ठीक है, महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त थे मेसोपोटामिया की सभ्यता में, याद रखना, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता और अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन थी, इस वजह से क्वेश्चन दोनों को मिलाकर पूछे जाते हैं। ठीक, और ये आसपास मतलब मीनारों, सीढ़ियों, पिरामिडों, मंदिरों के आसपास बसे हुए शहर के निवासी अपने संरक्षक देवता का सम्मान करते थे। धूप में सुखाई गई ईंटों से निर्मित शहर विश्व के पहले शहर थे। ठीक है, अब प्राचीन मिस्र की बात करें तो ये 3100 ईसा पूर्व की बात है और ये नील नदी के तट पर है, ये बात याद रखोगे। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे अगर बताना हो तो बता दो कि सिंधु सभ्यता मैंने आप लोगों को कौन सी नदी के तट पर बताई थी। ठीक, तो मैं वेट करूँगी आप लोगों के आंसर का। ठीक है, फिर धूप में सुखाई गई ईंटें हो गई। फिर उसके बाद पिरामिड, कब्रों और मकबरों के लिए सबसे अधिक जाना जाता है कौन किसको? नील की मतलब प्राचीन मिस्र की सभ्यता को। ठीक है, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता या आधुनिक भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित थी। ठीक है, संगठित शहर की योजना एक समान पकी हुई ईंटों वाले घरों यानी कि नगरीय योजना थी। ठीक है, नगरीय योजना थी। उसके बाद 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास इसका पतन हो गया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो प्राचीन चीन की सभ्यता क्या है? 2000 ईसा पूर्व से है, जो कि हिमालय पर्वत, प्रशांत महासागर, गोबी डिजर्ट के बारे में 2025 में क्वेश्चन आ चुका है। एक आर ओ में भी आया है। ठीक है, आर ओ के पेपर में भी आया है, जो कि 2025 में ही हुआ था और उसके बाद यूपीएससी में पूछा गया है, तो इसके लिए अवेयर रहना। ठीक है, द्वारा संरक्षित येलो और यांगली नदियों के बीच में हुआ था। सदियों तक आक्रमणकारी और अन्य विदेशियों से संघर्ष से फला फूला। ठीक है, सामान्यतः 4 राजवंशों में विभाजित था। कौन सा? जिया, सांग, झोउ और किन। प्राचीन चीन पर एक के बाद एक सम्राटों का शासन था। दशमलव प्रणाली, अबेकस और धूप घड़ी के साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस को विकसित किया जाने का श्रेय था। ठीक है, अब अगर हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता की स्थापत्य की विशेषताएं देखें, ये बहुत छोटा तो आप लोगों को नहीं दिख रहा है, चलो अब बड़ा हो गया, अब नहीं दिखेगा, मतलब अच्छे से दिखेगा। परिचय में वास्तु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द के वश से हुई है, वश। ठीक, जिसका आशय क्या है कि बसने या रहने से। स्थापत्य शब्द का वास्तु का पर्यायवाची है। कला की भांति वास्तु या स्थापत्य कला के उद्भव एवं विकास का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता भारतीय संस्कृति की लंबी और वैविध्यपूर्ण कहानी की प्रारंभिक बिंदु है। इसका कालखंड 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच है। भारतीय वास्तुकला के प्राचीन नमूने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगन, लोथल और रंगपुर से पाए गए हैं। ठीक है, विशेषताएं क्या है कि ये लोग ग्रिड पैटर्न के तहत सड़कें बनाते थे, है ना, समकोण पर। उसके बाद विशाल सड़कें नगर को अनेक खंडों में विभाजित करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या था? सार्वजनिक स्नानागार थे यानी कि निवास गृह था। ईंटों के जिप्सम के गारे का उपयोग किया जाता था, ईंटों को जिप्सम के। ठीक है, और एक आप लोगों को बेका लाइट पढ़ाया था, है ना, बीका मेन कुछ ऐसे ही था, है ना, जो कि डामर को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक, तो उसको भी याद रखोगे। उसके बाद पश्चिमी भाग में ऊंचाई पर स्थित घड़ी का उपयोग विशाल आयामों, भवनों, अन्नागार, प्रशासनिक भवन, ये सब में यूज़ किया जाता था। ठीक, खैर मैं आप लोगों को ये सब कवर करवा चुकी हूँ, आप लोगों को पता है। अब हम लोग रिवीजन के बाद अपने आज के डे के नए टॉपिक पर आएंगे, जो कि वैदिक काल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पुरा पाषाण काल से नव पाषाण काल तक पढ़ा, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा स्टेज जो आता है वो वैदिक काल का आता है। ठीक है, तो वैदिक काल यानी कि प्रारंभिक ऋग वैदिक काल भी इसको बोलते हैं। याद रखोगे टाइम पीरियड। ठीक है, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्रारंभिक ऋग वैदिक काल और दूसरा वैदिक काल। तो इस तरह पार्ट 1 को पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बारे में याद रखना। देखो इसमें क्या हुआ, साहित्य का विशाल भंडार था ऋग वैदिक काल में। ठीक है, और विशाल भंडार जो साहित्य का था उसको 3 कैटेगरी में यानी कि 3 समय में डिवाइड किया गया। 1700 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व और 600 ईस्वी पूर्व। तो 1500 से 600 ईस्वी पूर्व का जो टाइम पीरियड था उसमें वेदों की रचना हुई। ठीक है, ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक, रामायण, महाभारत, इन सब की रचना हुई। ठीक है, वेद की अगर हम लोग बात करें तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, सभी को पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सूचित किया गया और
1028 सूक्तियाँ ऋग्वेद में हैं, ठीक है, जिसके रचनाकारों ने स्वयं इसको आर्य कहा है, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद में ही बात करें तो गायत्री मंत्र के बारे में भी ऋग्वेद में ही मेंशन किया गया है, ठीक है। फिर अब यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की बात करें तो ये उत्तर वैदिक साहित्य में आते हैं, ठीक है। फिर अगर यहीं पे बात आ जाती है त्रैवेद की, तो त्रैवेद में अथर्ववेद को मत जोड़ना क्योंकि ये निवृत्त माना जाता है। इन तीनों वेद को अथर्ववेद में, त्रैवेद में शामिल किया गया, मतलब त्रिवेद में अगर बात करें, त्रिवेद की बात करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल है, ना कि अथर्ववेद, याद रखना, ठीक है। अब अगर इन लोगों के में क्या क्या है तो उसकी बात करें तो देखिए ऋग्वेद जो है वो ऋग्वेद मंत्र से संबंधित है, ठीक है। एक मिनट में पेन चेंज कर लेती हूँ आप लोगों को, वो ये गायब हो जाता है बार बार। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो है वो मंत्रों से संबंधित है, ठीक है। फिर यजुर्वेद की बात करें अगर तो वो संगीत से संबंधित है, नहीं, यजुर्वेद जो है वो युद्ध से संबंधित है, ठीक है, संबंधित। और अगर सामवेद की बात करें तो सामवेद सा याद रखना, ये संगीत से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद अथर्ववेद जो है वो वशीकरण से संबंधित है, मतलब टोना टटका ये सब जो होते हैं आप लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में सुना ही होगा, तो इन सब से संबंधित है अथर्ववेद, ठीक। तो ये हो गई वेदों की बात, ठीक है। अब इन सभी, ये जो मैंने ब्लू पेन से किया है, इन चारों वेदों के कुछ उपवेद होते हैं, ठीक है। तो इन चारों के उपवेद क्या है, पहले देखो ऋग्वेद का उपवेद याद रखो, ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद है, ठीक, आयुर्वेद है। और उसके बाद सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, ठीक, गंधर्व वेद है, ठीक है। उसके बाद आप लोग याद रखोगे यजुर्वेद का अगर याद रखो तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद है, ठीक है, धनुर्वेद है, ठीक। उसके बाद अथर्ववेद का अगर उपवेद याद रखोगे तो शिल्पवेद है, शिल्पवेद है, ठीक है, शिल्पवेद। तो आई होप आप लोगों को ये चारों उपवेद भी पता चल गए होंगे। अब रुकिए, अब देखो जो मैं ग्रीन पेन से कर रही हूँ, ठीक, इन चारों के ब्राह्मण वेद भी हैं, ठीक, ब्राह्मण वेद भी हैं, मतलब ब्राह्मण ग्रंथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा, ऐतरेय, इसको याद रखना, ऐतरेय, ठीक, या फिर इसको कास्तकी भी बोलते हैं, कास्तकी, ठीक है। उसके बाद सामवेद का क्या है, पंचविश, ये याद रखना। उसके बाद यजुर्वेद का तैतरेय याद रखोगे, तैतरीय, ठीक है। उसके बाद अथर्ववेद का याद रखना है तो गोपथ, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को वेद, उसके उपवेद और उसके ब्राह्मण वेद भी, यानी कि ब्राह्मण वेद भी पता चल गए हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों की इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज नहीं रही होगी, ठीक। ये हो गए ब्राह्मण, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो देखो आर्यों की उत्पत्ति क्या है, आर्यों की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। पहले हम लोग यहीं पर देख लेंगे उपनिषद, अरण्यक, ठीक, और रामायण और महाभारत में थोड़ी थोड़ी इसके लिए कहानी की उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले देखो अरण्यक को देखते हैं। अरण्यक जितने थे, अरण्यक कितने प्रकार के थे, अरण्यक जो थे वो 5 प्रकार के थे, ठीक है। जिसमें अगर हम लोग अथर्ववेद को छोड़ दें, ठीक है, अथर्ववेद को छोड़कर बाकी जितने भी वेद हैं, मतलब 3 जो बाकी के बचे वेद हैं, उन सबके अपने अरण्यक हैं। अरण्यक उनको बोलते थे जो कि जंगल में बैठकर किताबें लिखी जाती थी, तो उनको अरण्यक बोलते थे। तो आई होप आप लोग अरण्यक समझ सके हो, ठीक है। अब अगर अरण्यक के बाद भी आते हैं पुराण, ठीक है। तो पुराण हमारे कितने होते हैं, 18 पुराण होते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ ही याद करने होते हैं। तो आप लोग विष्णु पुराण याद कर सकते हो, ठीक है, ब्रह्म पुराण याद कर सकते हो, वायु पुराण याद कर सकते हो, ठीक है, और मत्स्य पुराण याद कर सकते हो। इतने पुराण आप लोग याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें उपनिषद की, तो उपनिषद की कितने होते हैं, उपनिषद होते हैं 108, ठीक है। लेकिन बेसिकली कितने हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, तो बेसिकली हम लोग 13 या 12 पढ़ते हैं, ठीक, 13 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें भी आप लोग
मुंडोक उपनिषद पढ़े होगे, बहुत लोग सुना होगा। मुंडोक उपनिषद यानी कि सत्यमेव जयते जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, वो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। फिर कठोपनिषद, 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 ठीक है। कठोपनिषद की अगर बात करें तो इसमें यम और नचिकेता की स्टोरी की बात कही गई है, ये भी याद रखोगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद ईशोपनिषद आता है, ईशोपनिषद याद रखोगे आप लोग। फिर जलोपनिषद याद रखोगे, जलोपनिषद, ठीक है, जलोपनिषद याद रखोगे। फिर ब्रह्मधारणक याद रखोगे। इस तरह की मतलब 3-4 याद रख सकते हो उपनिषद, मैंने बता दिया है, आप लोग एक बार बुक भी देख लोगे, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें महाकाव्य की, तो ये दोनों महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हो आप लोग कि रामायण और महाभारत की रचना किसने की थी, ठीक है। मैं इसको एक बार क्लियर कर दूं फिर आप लोगों को बताती हूँ, ठीक, 1 मिनट, ठीक है। हाँ, अब चलिए देखो, ठीक है। अब अगर महाभारत और रामायण की बात करें तो पहले देखो, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है, ठीक है, वाल्मीकि ने की है, ठीक। 1200 से मतलब 12,000 से 24,000 ईसा पूर्व, ठीक है। 12,000 से 24,000 श्लोक हैं इसमें, श्लोक की बात करी गई है, ठीक। अब इसमें अगर कांड की बात करें तो वाल्मीकि रचित रामायण में कुल 7 कांड हैं। 7 कांडों में सबसे पहला है बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्यक, फिर सुंदर कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर युद्ध, है ना, उसके बाद उत्तर, ये इतने कांड हैं, ठीक है। लेकिन उसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे सुंदर कांड जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, और युद्ध कांड जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक। इतनी बात हम लोग याद रख सकते हैं। फिर अगर हम लोग महाभारत की बात करें तो महाभारत में कुल 8800 श्लोक हैं, ठीक है, 8800 श्लोक महाभारत में हैं, ठीक है। महाभारत की रचना किसने की है, तो वेदव्यास जी ने की है, याद रखोगे, वेदव्यास, ठीक है। महाभारत जो है वो पुराण नाम से ली गई है, मतलब महाभारत का पुराना नाम क्या है, महाभारत का पुराना नाम नहीं, सॉरी वो गलती से हो गया। महाभारत का पुराना नाम जो है वो जय संहिता है, ठीक है। और महाभारत में 18 पर्व हैं, ठीक है, 18 पर्व हैं, यानी कि चैप्टर्स बोले जाते हैं उनको, ठीक है। और अभी लगभग 1 लाख, जब 1 लाख श्लोक इसमें हैं, ठीक है, तो इसको बृहत सहस्त्रा बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इतना क्लियर कर चुके हो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब देखो, संस्कृत यानी कि भारतीय इंडो यूरोपियन भाषाओं में से एक है। जो आर्य थे, अब आर्य की बात कही जा रही थी, तो आर्य जो थे वो कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते थे, वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का यूज़ करते थे, ठीक है। आर्य से पहले कौन कौन सी भाषाएं थी, रोमन, लैटिन, संस्कृत, अविस्तान, ग्रीक, जर्मन, ये सब थे। जो जर्मन लैंग्वेज थी, इन भाषाओं में समानताएं हैं क्योंकि इसे इंडो यूरोपियन लोगों की एकमात्र भूमि या एक थी, ठीक है, और यह विवादास्पद तथ्य है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें जर्मनी की, तो ये आर्कटिक क्षेत्र में है, ठीक, मध्य एशिया और दक्षिणी रूस, इन सब के बीच में है, ठीक है। आर्कटिक क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो बाल गंगाधर तिलक का तर्क खगोलीय गणना पर आधारित है, ठीक है। और उसके बाद दक्षिणी रूस में व्यापक रूप से स्वीकृति इसको प्राप्त हुई थी, ठीक है। दक्षिणी रूस में काला सागर के आसपास अगर हम लोग बात करें तो जो लोग पूर्व की ओर चले गए वो भारत ईरानी, ठीक, और जो लोग भारत आए वो आर्य, ठीक है। अब अगर आर्य की बात करें तो प्रारंभिक बस्तियां जो हैं वो उत्तर पश्चिम की घाटियों और पंजाब के मैदानी क्षेत्र की हैं, ठीक है। पशुपालक लोग चारगाहों की तलाश में आगे बढ़े, जिसमें गंगा के मैदान में प्रवेश कर पाए। उसके बाद अब 6 ईस्वी के पूर्व तक उत्तरी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा उन्होंने कर लिया और उसको क्या बोला, आर्यवर्त बोला, ठीक है। आर्यों की इतनी स्टोरी समझ में आई। देखो, आर्य एक नाम था, ठीक है, और उनकी भाषा एक भी मतलब भाषा हम लोग अभी जानते नहीं हैं, ठीक है। संभवतः वो लोग संस्कृत यूज़ करते थे, लेकिन जब वो भारतीय यूरोप से आए हैं तो इंडो यूरोपियन हो गए, है ना। फिर उनकी लैंग्वेज जो हो गई वो इंडो यूरोपियन भाषाओं में से एक हो गई। अब इंडो यूरोपियन भाषाओं में बात करें तो रोमन, लैटिन, संस्कृत, अविस्तान, ग्रीक, ये सब आते हैं, लेकिन और जर्मन भी आती है। फिर हम लोग पिकअप किसको कर रहे हैं, वो हम लोग जर्मन को कर रहे हैं। जर्मन के हिसाब से अगर हम लोग एजम्पशन लगा रहे हैं तो इन भाषाओं में समानताएँ हैं क्योंकि इंडो यूरोपियन लोगों की मातृभूमि भी वही है, ठीक है। अब
क्योंकि ये एक विवादास्पद तथ्य है, इसका कोई अभी प्रूफ नहीं है। लेकिन मान लो अब वो लोग अगर वो लोग जर्मन है तो वो लोग जर्मनी से होंगे, ठीक है, जर्मनी में आर्कटिक क्षेत्र से होंगे या फिर मध्य एशिया से होंगे या फिर दक्षिणी रूस से होंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग आर्कटिक क्षेत्र की देखें तो बाल गंगाधर तिलक ने एक तर्क दिया था कि खगोलीय गणना पर आधारित है आर्कटिक क्षेत्र, ठीक है। फिर दक्षिणी रूस में व्यापक रूस की स्वीकृति है, ठीक। दक्षिणी रूस में अब आ जाता है ब्लैक सी की तरफ का आसपास का एरिया। तो ब्लैक सी के आसपास के एरिया में दो लोग हैं, देखो, भारतीय ईरानी रहते हैं और आर्य रहते हैं। भारतीय ईरानी जो लोग पूर्व की दिशा की ओर चले होंगे, ठीक है, उनको भारतीय ईरानी बोला गया। और जो लोग भारत की ओर आए होंगे ब्लैक सी से डायरेक्ट, उनको आर्य बोला गया। आर्य वो थे जो प्रारंभिक बस्तियां उत्तर पश्चिम की घाटी और पंजाब में मैदानी क्षेत्र में रहने लगे, पशुपालन करने लगे और 6000 ईस्वी पूर्वी तक वो उत्तरी भारतीय मैदान के क्षेत्र पर कब्जा कर चुके थे। अब उन्हीं को आर्यवर्त भारत में बोला जाने लगा, ठीक, क्योंकि वो आर्यवर्त का एरिया हो गया और वहाँ पर आर्य लोग रहते थे, ठीक है। तो इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर अगर हम लोग राजनीतिक संगठन की बात करें तो कुल था, फिर ग्राम था, फिर विश था, फिर जन था, ठीक। इसको एक ऑर्डर में ही तैयार रखना, क्योंकि PYQ 3 या 4 बार इससे पूछा जा चुका है, ठीक। मतलब 3 या 4 बार घुमा फिरा कर इससे PYQ आए हैं। कुल सबसे बड़ा होता था क्योंकि कुल परिवार है, ग्राम गांव है, विश कोई ग्राम का समूह है और जन कई विशों का समूह है। तो ये सबसे छोटी इकाई कुल है, ठीक है, जो कि परिवार पर है। मतलब या आज के ज़माने में जान लो कि हम लोग सबसे छोटी इकाई है, मतलब परिवार, ठीक है। उससे बड़ा हम लोगों के आसपास का एरिया है, जैसे कोई नगर पालिका है या कोई राज्य है या कोई कस्बा है, ठीक है। फिर राज्य है, फिर केंद्र है, इस तरह याद रखना। कुल सबसे छोटी इकाई, फिर ग्राम, फिर विश, फिर जन, ठीक है। जन में कई विशों का समूह था, यानी कि कई ग्रामों का समूह था, जो कि सर्वोच्च राजनीतिक संगठन था। और उसका प्रमुख कौन था? उसका प्रमुख राजन होता था, ठीक है। अब जन में राजतंत्र और उत्तराधिकार वंशानुगत चलता था, ठीक है। फिर ऋग्वेद में अब हम लोग आर्य से, मतलब ये यूनिट गांव के तहत पढ़ चुके। अब ऋग्वेद में 30 कुलों और कुछ कबीलों का उल्लेख किया गया है। उनमें से 6 प्रमुख हैं। 6 कौन सा? तुर्वसा यानी कि तुत्सु, अनु, यदु, पुरुष, मत्स्य, भरत। ये इतने 6 याद रखना एज इट इज, ठीक। फिर सामाजिक जीवन की अगर हम लोग बात करें इनके, तो पितृसत्तात्मक सामाजिक जीवन था, ठीक। ऋग्वैदिक में याद रखोगे, ऋग्वैदिक काल पितृसत्तात्मक था। उसका समाज, ठीक। आम जनता में एक विवाह प्रथा थी, केवल राजघरानों में बहुविवाह की प्रथा ये सब चलती थी। सती प्रथा का कोई साक्ष्य ऋग्वेद में नहीं मिला है, ठीक। बाल विवाह का कोई साक्ष्य ऋग्वेद में नहीं मिला है। महिलाएं इज इक्वल टू पुरुष, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख सकते हो। मतलब महिलाओं को भी उतना ही अधिकार प्राप्त था जितना कि पुरुष को था, ठीक। गाय एक पवित्र पशु ऋग्वैदिक काल में मानी जाती थी, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें तो विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो वर्ण व्यवस्था का आधार है, ठीक। वर्ण व्यवस्था के आधार पर बटी हुई थी, ठीक। विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं वर्ण व्यवस्था के आधार पर बटी हुई थी, यानी कि जो मुख है वो शरीर का सबसे ऊपर वाला भाग है, तो ब्राह्मण उस राज्य में सबसे ऊपर माने जाते थे। फिर भुजा, ठीक, मुख के थोड़ा नीचे, ठीक। भुजा सेकंड पार्ट पर काउंट करी जाती है, तो उसको क्षत्रिय माना गया, ठीक है। फिर जांग सबसे नीचे का हिस्सा हो जाता है, जांग, ठीक है। और उसको तो फिर वो वैश्य का हिस्सा हो जाता है, मतलब उस टाइम पर वैश्य सबसे निचली थे, मतलब 3rd नंबर पर थे। फिर तालू यानी कि सबसे नीचे पैर का सबसे दबा हुआ हिस्सा, जो हम लोगों को चलने में मदद करता है। आज भी अगर ध्यान से देखा जाए तो जो इन तीनों को चलाता था वो शूद्र हो जाता था, ठीक। तालु यानी कि चरण। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मैंने आप लोगों को चारों वर्ण डिवाइड करके बता दिया। अब आर्य जो थे वो गोरे रंग के थे, ठीक। और मूल निवासी और जो उन लोगों को पराजित, मतलब वो लोग जिसको पराजित करते थे वो काले रंग के थे, उनको दास या दस्यु बोलते थे और शूद्र कहलाए गए वो, ठीक, मतलब जो काले हैं, ठीक। फिर आर्थिक स्थिति क्या थी? अगर मुख्य व्यवसाय की बात करें तो पशुपालन, ठीक। अधिक पशु बराबर अधिक धन, मतलब जितने ही पशु होते थे उतनी ही इन लोगों की इकोनॉमिक स्थिति अच्छी थी, ठीक है। धर्म की अगर हम लोग बात करें तो मंदिर और मूर्तियों की बातें करते थे, मतलब मंदिर और मूर्तियाँ थी, ठीक है। पूजा अनुपस्थित थी, ठीक। आर्य संस्कार प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, ठीक, जिसमें पृथ्वी। देखो ऋग्वैदिक काल में अगर हम लोग धर्म की बात कर रहे हैं तो पहले ये बात याद रखना कि मंदिर और
मंदिर और मूर्ति पूजा अनुपस्थित थी। वो लोग सिर्फ प्राकृतिक देवी देवताओं को अपना मानते थे, जिसमें पृथ्वी थी, अग्नि थी, पवन थी, वरुण थी और इंद्र थी। ठीक है, तो अगर अग्नि की बात करें तो देवता और लोगों के बीच मध्यस्थ थे। ठीक, वर्षा यानी कि वरुण की बात करें तो प्राकृतिक व्यवस्था का पालन करता माना जाता था। और इंद्र की बात करें तो वर्षा के देवता यानी कि सबसे महान देवता इंद्र माने गए हैं ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, अब अगर और थोड़ा आगे देखें तो 5000 से 1000 ईस्वा पूर्व जो है वो धर्म का पालन वेदवाद यानी कि वैदिक धर्म, उत्तर वैदिक काल और ब्राह्मण वैद काल है ना, ब्राह्मण वाद केवल 600 ईस्वी पूर्व के बाद हिंदू धर्म में विकसित हुआ था। ठीक, तो इतनी बात आप लोग याद रखोगे। आई होप मैं समझा पाने में थोड़ा सक्षम रही हूँ, मुझे आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है, तो एक बार और देख लो, जो कि विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं यानी कि वर्ण व्यवस्था को कैसे डिवाइड था। शरीर का सबसे ऊपर वाला पार्ट ब्राह्मण, फिर भुजा दूसरे नंबर पर आती है वो क्षत्रिय, फिर जांघ तीसरे नंबर पर आती है वो वैश्य, और तालु जो कि सबसे अंतिम में आता है, अंतिम चरण है, वो शूद्र था। ठीक, धर्म में मूर्ति पूजा और मंदिर ये सब अनुपस्थित थे। वो लोग प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा करते थे। कौन? आर्य, क्योंकि आर्य ही ऋग्वैदिक काल में थे। ठीक है, तो देवी देवताओं के बीच मध्यस्थ ये सब अग्नि देवता थे, वायु, इंद्र ये सब मेन देवी देवता थे। ठीक है, इकोनॉमी का जो सोर्स था वो जितने ही अधिक जानवर होंगे, जितने ही अधिक गाय होंगी, ठीक है, वो उतना ही अधिक धनवान माना जाता था। महिलाएं और पुरुष दोनों ही असमान स्थिति में थे, लेकिन जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। इतनी बात याद रखोगे। ठीक, तो उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद, उपनिषद ये सब मैंने आप लोगों को बताया है। अब वैदिक काल का प्रथम पार्ट यहीं से समाप्त होता है, ऋग्वैदिक काल। ठीक, कल मैं आप लोगों को उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक, और ऋग्वैदिक काल से जितने भी क्वेश्चन होते हैं, MCQ बनते हैं, वो मैं लेकर आऊँगी। सिंधु घाटी सभ्यता के भी कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं, वो भी सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, और कल के सेशन को और भी अच्छा बनाया जाएगा। तो इसके लिए अब आज इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 मिलकर क्लियर करना है। ठीक, चलिए आज के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अपनी प्रिपरेशन करते रहना और पूरा दिन में अच्छे से मेहनत करना। ठीक, जय हिंद।